हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी को पूरे बेसिक्स से एडवांस लेवल तक हम लोग सीखेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के परिचय देंगे और सब्जेक्ट को परिचय देना चाहिए ताकि सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ताकि हमारा सब्जेक्ट कह क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का परिचय क्या है और बायोलॉजी का परिचय आता है तो उसके पहले आता है ये बायोलॉजी है आपका जो एक साइंस है। बायोलॉजी क्या है? एक साइंस सब्जेक्ट का पार्ट है। और साइंस जो होता है इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान। इसको हम लोग कहते हैं बी प्लस ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान हो, जिसका क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। ये बातें ठीक भी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बायोलॉजी समझने से पहले साइंस को समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। वर्ड जो साइंस है, वर्ड विज्ञान है, एक शब्द साइंसिया से आया है और साइंसिया का एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? टू नो या नॉलेज होता है, यानी कि ज्ञान या जानना। किसी चीज़ के बारे में ज्ञान लिया जाता है या जाना जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सिंपली कहने मतलब जिसमें दिमाग लगाना पड़े वही क्या है? विज्ञान है। विशेष दिमाग लगाना पड़े उसे विज्ञान कहते हैं। आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है, बायोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है। तो बायोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन इन विच विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म्स इट इज़ अ साइंस। यानी लिविंग फॉर्म्स के बारे में अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं, लिविंग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी का कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। ये टर्म जो बायोलॉजी है, शब्द बायोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। और बायो को जब हम ब्रेक करते हैं, बायोलॉजी में ने क्या करना, टर्मोलॉजी का ध्यान रखना। और टर्म जब भी कोई टर्म है उसको ब्रेक कीजिए, वहाँ से मतलब आपको निकल जाएगा, चीज़ें आसान हो जाती है। तो बायोस प्लस लोगोज, और बायो का मतलब लाइफ, जीवन, जिंदगी, लोगोज मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जिस सब्जेक्ट में जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के और बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। लाइफ साइंस भी हम लोग कहते हैं, बायो साइंस भी कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी अपना कह के लाइफ साइंस या बायो साइंस या साइंस ऑफ लाइफ भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इसका मेन ब्रांच क्या होता है। मेनली 4 ब्रांच होते हैं और उसमें बायोलॉजी 2 तरीके से होता है। बायोलॉजी 2 तरीके से होता है, या कोई भी सब्जेक्ट 2 तरीके से होता है। एक होता है बेसिक्स बायो, एक होता है अप्लाइड। यानी इसका जो एप्लीकेशन होता है, यानी कि बेसिक्स से मिल के बना हुआ जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अप्लाइड कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स जो होता है मेनली, ये तो मेनली होता है। उसके बाद इसी से हम लोग मिला के, इसी से जोड़ के अप्लाइड बायोलॉजी बनाते हैं, जो हम लोग को काम में आता है। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, वेटनरी साइंस मवेशी का इलाज करने में, आयुर्वेदिक का इलाज करने में, मेडिकल साइंस, यानी कि जो बेसिक्स बायोलॉजी से जोड़ के ड्राइव करके जो बनाया जाता है सब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अप्लाइड। अप्लाइड सारे सब्जेक्ट में होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, अप्लाइड फिजिक्स होता है, जैसे उसका एप्लीकेशन से जो बनाया जाता है एडवांस लेवल पर। उसके बाद आता है आपको इसके वैज्ञानिक के नाम जानना, और वैज्ञानिक के नाम में आपको सबसे पहले आते हैं अरस्तु साहब आते हैं। अरस्तु जो सिकंदर महान था उनका गुरु भी थे, और ये 384 से 322 BC में आते हैं। आप कहिएगा कि आप उल्टा क्यों लिखे हैं 384 322,
तो यहाँ पे BC लिखा है, और उस समय, उस टाइम का जो समय मापा जाता था बिफोर क्राइसिस, इसका मतलब हुआ बिफोर क्राइसिस, कहने मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात है, ईसा मसीह के पूर्व के जन्म की बात है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उस टाइम जो समय था उल्टा चलता था। और ये क्या थे, ग्रीक नेचुरलिस्ट थे और फादर ऑफ जूलॉजी है। और फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा जाता है, थोड़ा ये सवाल आता है। लोग कहा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं, तो आखिर है क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और उसमें 500 एनिमल स्पेसीज के बारे में उसका जिक्र किए थे, इसीलिए इनका नाम बायोलॉजी ऑफ फादर इनको कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तब कहिएगा उसके पहले लोग क्या करते थे, उसके पहले लोग बेसिक नीड की, मतलब जो ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, धर्म के चक्कर में लोग पड़े हुए थे, लोग उतना पढ़ाई लिखाई के चक्कर में नहीं थे। यहाँ तक बात करिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए आगे, जो शब्द बायोलॉजी है, जो शब्द टर्म बायोलॉजी, ये फर्स्ट बार यूज़ किया गया था आपको 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, जर्मन फिजिशियन G.R. ट्रेविनस, याद रखना ये कब किए थे, 1802 में। एंड पॉपुलराइज को किया था, पॉपुलर कौन किया था, लेमार्क किए थे, कहाँ के थे, फ्रांस के। और ये सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किस किताब में मिलता है, अगर कोई पूछता है तो ये किताब का नाम है, पूरा किताब का नाम है, क्योंकि ये मत, बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलोसफी डर लेपेंडेंट नेचर एक किताब है, उसी किताब में सबसे पहले बायोलॉजी का जिक्र होता है। और ये किताब किस चीज़ का, फिलोसफी ऑफ लाइफ बुक है, उसी में बायोलॉजी शब्द का जिक्र किया गया था। आइए आगे, बायोलॉजी को एक्सेप्शन ऑफ साइंस भी कहा जाता है। एक्सेप्शन यानी अपवाद, जिसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। देखिए, इसको अपवाद हिंदी में बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 1+1 2 होता है मैथमेटिक्स में, बट बायो में क्या होता है, 1+1 1 होता है। यानी कि मैथ में जो होता है, अदर जो साइंस में होता है, यहाँ पे वो नहीं होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का विज्ञान है और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहता है, यहाँ पर हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलते रहेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोला जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे 1+1 2 होता है मैथमेटिक्स में, बट बायोलॉजी 1+1 होता है। और बोलिए कैसे होता है, ये सवाल उठना है। जैसे ओवम होता है, जिसको अंडाणु बोला जाता है, एक क्या होता है, स्पर्म होता है, इसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ये मदर से आया है, ये फादर से आया, और दोनों जो मिलते हैं तो क्या बोलता है, जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है। और ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से। तो एक ये सेल है, 1 सेल, और 1 सेल ये है ना। अब ये क्या है, ये भी क्या होता है, 1 सेल होता है। सिंपल कहने का मतलब कि एक एक मिला तो 2 बनना चाहिए, लेकिन कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, इसलिए 1+1 1 यहाँ पे होता है, यानी नहीं कि 2 होता है। बात क्लियर? आगे, तो जैसे एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल दिख रहा है। इसमें वायरस जो होता है, लिविंग या नॉन लिविंग, आज तक पता नहीं चला। ये शरीर से जब बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है, और जब शरीर में आ जाता है तो लिविंग हो जाता है। तो वायरस भी एक्सेप्शन में लिया जाता है। उसके बाद देखिए, ये जो ब्रांच बताया गया था शुरू में आपको, 4 ब्रांच, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, उसको थोड़ा देख लेंगे स्कूल में होता क्या है, तो ये देखा जाए। इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से है। और ये जूलॉजी जो है, जू प्लस लॉजी, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या रहता है, क्या रहते हैं, सब एनिमल्स रहते हैं।
यानी कि जू मतलब चिड़ियाघर, यानी कि जिसमें एनिमल्स रहता है, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर। इसके फादर कौन है, अरिस्टोटल है, और अरस्तु है फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु बायोलॉजी के भी फादर हैं और जूलॉजी के भी फादर हैं, दोनों के फादर कौन है, अरस्तु है। आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे बोटनी क्या होता है। बोटनी, इसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड से इवॉल्व हुआ है। एक शब्द आता है बोस्किन, और बोस्किन का मतलब होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। और किस चीज़ को कोई भी एनिमल चरता है, कोई भी एनिमल या कोई भी चीज़ किसको चरता है, प्लांट्स को चरता है। किसको चरता है, प्लांट्स को चरता है। यानी कि इससे साफ पता चलता है बोटनी से, जिससे उसको चरा जाता है, खाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, लॉजी मतलब स्टडी, जिसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे अब थोड़ा इनके फादर के बारे में जान लिया जाए। फादर ऑफ बोटनी कौन थे, थियोफ्रेस्टर थे। अब ये कब आए थे, 370 से 285 बीसी में। और हम आपको पहले ही बताएं कि बीसी का मतलब क्या होता है। ये ग्रीक बोटनिस्ट थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टूडेंट थे किसके, अरस्तु के स्टूडेंट है। कहा जाता है महान गुरु का महान ही चेला होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनको क्यों फादर बोला जाता है, तो 500 प्लांट्स के बारे में, फूड एंड मेडिसिनल वैल्यू के बारे में इन्होंने बताया था। और उनकी किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लेंटरम। और अरस्तु किताब का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमलियम। इनकी किताब का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लेंटरम। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट थे तो थोड़ा बहुत तो कॉपी करना बनता है। ओल्डेस्ट लिटरेचर फील्ड ऑफ बोटनी, सबसे पुराना साहित्य है वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद आता है विलियम रॉक्सबर्ग, फादर ऑफ इंडियन बोटनी है, एक सर्जन थे। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो प्लस बायोलॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, आप जानते होंगे, और बायो प्लस लॉजी, जिसमें लाइफ के बारे में, यानी छोटे जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, इसका जो फादर है एंटोन लियोनहॉफ, एंटोन लियोनहॉफ इनके फादर। और जिन्होंने डिस्कवरी किया, बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है। अगला चीज़ क्या है आपको, जेनेटिक्स, अनुवांशिक जिसको, इसमें क्या किया जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी, यानी एक पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर जा रहा है, कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है इसके पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, यानी संतान में, इस गुण के बारे में जो पढ़ाया था, जो कैरेक्टर के बारे में पढ़ाया था, इसका क्या कहते हैं, जेनेटिक्स बोला था, अनुवांशिकी। इसके जो फादर है कौन थे, ग्रेगर और मेंडल। और क्यों फादर कहा था, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज़, पी प्लांट, मटर के पौधा, मटर के पौधा। ये वीडियो इंट्रोडक्शन है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा रहा है। जब आएगा लॉन्ग वीडियो इस जब पूरे चैप्टर के बारे में, वहाँ पूरे डिटेल में आपको समझाया जाएगा चीज़ें। अब एक सवाल आता है, बायोलॉजी पढ़े, जीव के बारे पढ़े, तो आखिर ये जीव क्या होता है, जीव किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा समझ लो। ऑर्गेनिज्म ये कैसे होता है, क्या होता है। तुम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई भी दुनिया का चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। कुछ भी ले लिए, सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके, न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। और जब मिलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि कोई एटम है, उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे एटम बनता है। एटम बहुत सारे जब मिलते हैं
ऐसे एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक ही तरह के एलिमेंट जो होता है उसी क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। वन टाइप एलिमेंट, वन टाइप एलिमेंट को क्या कहते हैं, एटम बोला जाता है। मिक्स टाइप एलिमेंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आपको मॉलिक्यूल बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल देख रहे हैं, H2O, NH3 अमोनिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल, उससे बड़ा मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड भी यहाँ पे हो सकता है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। उसके बाद सेल बनता है। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी सेल का निर्माण नहीं हुआ, उसके बाद क्या बनता है, सेल बनता है, यानी कि कोशिका बनता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बनता है किसी भी लाइफ का, जैसे RBC, WBC। उसके बाद टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे टिश्यू में मसल टिश्यू हो गया, आपको ऑर्गन हो गया, स्टमक हो गया, नोज हो गया, हार्ट हो गया। ऑर्गन सिस्टम में से क्या बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या है, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी सारे बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी ह्यूमन बनेगा या कोई ट्री, यहाँ पे डॉग बनेगा या एलिफेंट बनेगा, कोई भी एक जीव बनेगा। ठीक है, हाउ टू लाइफ इवॉल्व। अगला सवाल आता है, हाउ टू लाइफ, ये लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ, जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। आखिर इतना बड़े बड़े जो जीव आप लोग ऐसा दिख देते हैं, तो एक्चुअल में क्या ऐसे थे शुरू से ही, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इवॉल्व कैसे हुआ, जैसे हम लोग यहाँ पे समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको। जैसे मदर और फादर मिले, मदर से एग आया और फादर से स्पर्म आया, और क्या किया, निषेचन किया, फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बना। उसके बाद जाइगोट के बाद एक जाइगोट 1 सेल होता है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो 2 बनता है, और 2 के 4 बनता है, 4 के बाद 8 बनता है, 16, 32, 64, 128 करते करते 10⁻30, यानी ह्यूमन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। उस तरह से जीवन जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो हैं हम लोग, ऐसे नहीं थे। हम लोग इतने छोटे थे कि एक सेल का भी, एक सेल से यहाँ पे जीवन क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, और डिवाइड करते 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 इतना आज बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो दिखते हैं बने हुए हैं। उसके बाद एक शब्द आता है, बताएं आप लोगों को, सेल डिवीजन। तो थोड़ा समझना जरूरी है, सेल डिवीजन क्या है, सेल और डिवीजन, सेल डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, बांटना। सेल मतलब कोशिका। तो हम लोग जानते हैं एक सेल हम लोग थे जाइगोट, तो आखिर इतना 10⁻13 सेल कैसे बना है, तो कैसे बना है, वो आपको बना है सेल डिवीजन के। एक सेल था और वो डिवाइड करते करते 2 बना, 2 से 4 बना, 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। इस तरह से बनते बनते अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गया। तो आखिर कैसे होता है, 2 तरीके से ये होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, मियोसिस को अद्रसूत्री, यहाँ पर समझना है। यानी कोई एक है और 2 बराबर भागों में बट जाए तो क्या हो गया, यहाँ पे माइटोसिस हो गया। अब 2 से 4 बन जाएगा, तो ये माइटोसिस। इक्वेशनल यानी आधा आधा भागों में क्या होता है, बट जाता है, उसको माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा मियोसिस, नाम से पता चल रहा होगा। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, यानी रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि हाफ हो जाता है। मान लीजिए 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 46 मान लिया है तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इससे हाफ हो जाएगा।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, जब गैमिट जब बनता है ना, जब गैमिट बनाना हो, किसी पेरेंट को गैमिट बनाना जब होता है, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम होता है, इसको हाफ करना है 23 होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, मियोसिस होगा। कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। नहीं तो यहाँ पे माइटोसिस हो जाएगा, तो 46 का 46 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फादर से मान लीजिए 46 आया, मदर से मान लीजिए 46 आया, तो क्या है 46 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 4 8, 8 2 96 हो जाएगा। आपको 92 सेल हो जाएगा, यानी 46 मदर से 46 फादर से, तो कितना आ जाएगा 92 हो जाएगा। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, एक क्रोमोसोम के इधर उधर होने से जेनेटिक बीमारियाँ हो जाती है, या 92। इसलिए क्या होता है, मियोसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, ये तो हो गया। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, आखिर लक्षण क्या है, किसी भी जीवन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहला है, उसको एक सेल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, कोशिका होना चाहिए। और ये जो कोशिका होता है, कोशिका जो होता है आपको, कोशिका जो होता है, कोशिका जो होता है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या होता है, लाइफ, जीवन का सबसे छोटा इकाई होता है, वहीं से जीवन का शुरुआत होता है। ये दो तरीके से होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो समझिए, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहता है, पुराने तरह के न्यूक्लियस है। मान लीजिए कोई सेल है, इसका न्यूक्लियस है, क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, यानी कि पुराने टाइप का न्यूक्लियस, पूरा वेल डेवलप। जैसे पुराना मोबाइल आता था, आज के मोबाइल है, जैसे पहले वाला मोबाइल था तो उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं था, सिर्फ कॉल बात होता था, टेक्स्ट मैसेज होता था। आज के समय देखिए सारे काम मोबाइल से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ नहीं चाहिए, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना वाला मोबाइल है, और यूकैरियोटिक मतलब नया वाला, एडवांस। एडवांस वाला में सब चीज़ है, नया वाला में, पुराना वाला में नहीं है, समझिए। यू का मतलब होता है ट्रू, देखिए यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, इसमें एडवांस टाइप के न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक होता है। जिसमें पुराने तरह का न्यूक्लियस, उसको प्रोकैरियोटिक। जो नया तरह का न्यूक्लियस, जो वेल डेवलप्ड सेल है, वो क्या होगा आपका यूकैरियोटिक। जो पुराने तरह का है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। देख लीजिए इसका प्रोकैरियोटिक का सेल का देख लीजिए, यूकैरियोटिक देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, डीएनए रहता है, लेकिन डीएनए यहाँ पे कवर है, एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा, देख रहे हैं कवर है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कवर है न्यूक्लियस, यहाँ पे नहीं है, पूरा अपना मिला हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनेल्स बहुत सारे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सारी चीज़ रहते हैं। आगे आइए, प्रोकैरियोटिक। अब इसी में क्या क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक हम लोग देखें, न्यूक्लियस डीएनए से क्या रहता है, उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा ना, तो उसमें क्या रहेगा, मेम्ब्रेन नहीं रहता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहता, अब्सेंट रहता है। इसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है। यहाँ का जो न्यूक्लियस रहता है पूरा वेल डेवलप रहता है, और इसमें नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक। यहाँ तक बात क्लियर। साइज जो होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे जो साइज होता है 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस रूडिमेंट्री टाइप, रूडिमेंट्री कहने का मतलब जो न्यूक्लियस रहेगा ना, टूटा हुआ टाइप का रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एडवांस रहेगा, पूरा वेल डेवलप रहेगा। बात क्लियर। देखिए जहाँ जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है, जैसे बैक्टीरिया का जैसे न्यूक्लियस देखिए टूटा फूटा हुआ है, यहाँ पर क्या वेल डेवलप है। आपको फंजाई में दिखाया जाता है, एल्गल में दिखाया जाता है, एल्गी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, लाइफ फॉर्म। उसके बाद आता है लाइफ फॉर्म, जीवन जो बना हुआ है, आखिर कैसे जीवन बना हुआ है। तो लाइफ फॉर्म जो है ऑर्गेनिज्म का 2 तरीके से होता है। दुनिया का कोई भी जीव होगा 2 ही तरीके से होगा, या तो 1 सेल का होगा, 1 सेल का, या बहुत सारे सेल का होगा, मल्टी सेलर होगा। 1 सेल का कोशिका होगा या
मल्टी सेलुलर होगा। जीवन दो ही तरीके से होगा। दुनिया में जो इस तरह के एक सेल का होगा या बहुत सारे सेल का होगा, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है, वन सेलुलर, यानी एक सेल का जो बना होगा उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी क्या होते हैं, वन सेल के बने होते हैं, वन सेल के बने होते हैं। मल्टी मतलब मेनी, बहुत, सेलुलर मतलब सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है। जैसे अलगी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल, ये सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कोई सेल है, न्यूक्लियस से लेकर और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी कंटेंट, मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जितना भी चीज़ पाया जाएगा, जो भी चीज़ पाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए या जो भी चीज़ पाया जाए, राइबोसोम पाया जाए, जो भी चीज़ पाया जाए, सभी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सभी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो तरीके से होता है, एक उसमें क्या क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म, इसमें जो पानी भरा होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं अलग अलग तरह के, वो क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर में साइटो का मतलब दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, सेल, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, यानी कि जो सेल में जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं सिंपली। सेल में जो लिक्विड वाला जो पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो सॉलिड पार्ट रहता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियर, ये सारी जो चीज़ें होती है, आपको क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सिंपली समझना है कि सेल, कोई सेल है, उसके बीच में जितना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच जितना भी चीज़ पाएगा सभी क्या, प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म दो तरीके से होता है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, सॉलिड वाला पार्ट जिसमें ऑर्गेनेल्स होता है छोटे छोटे, और साइटोप्लाज्म कहने का मतलब जिसमें क्या होता है, लिक्विड वाला पार्ट। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का फिजिकल बेसिस है, इसके बिना जीवन असंभव है। डिस्कवरी कौन किया था, पुरकिंजे। उसके बाद आता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन दिया था, न्यूजीलैंड दिया था। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या था, उपपचयन, शरीर के अंदर जितना भी रिएक्शंस होता है, सभी, एक कोई बॉडी है उसके अंदर जितने तरह के रिएक्शंस होते हैं उन सभी को मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होते हैं दो तरीके से मेनली होते हैं, कैसे कह सकते हैं, दो तरीके से। शरीर में रिएक्शंस जब भी होता है दो ही चीज़ होगा, एक तो कोई चीज़ टूटेगा या कोई चीज़ बनेगा। जब बनता है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जब टूटता है तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। जब कोई चीज़ बनता है तो क्या कहता है, एनाबॉलिज्म, यानी कि छोटे छोटे चीज़ मिलके बड़ा चीज़ को बना देता है उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब टूटता है बड़े चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म कहता है। जैसे एमिनो एसिड से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन बन जाता है। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ऐसे टूटता के डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, इसमें भी टूटता है। जैसे ये कैसे प्रोसेस पूरा होता है, एयर आया, नोज में गया, उसके बाद विंड पाइप में गया, श्वास नली में, लंग्स में गया, लंग्स में जाकर ब्लड से ऑक्सीजन क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद मिक्स हो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में मिक्स होने के बाद और जो भी गैसेस होगा शरीर क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और उसमें सेल में जाएगा। सेल के पास क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, और ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, ये सारे कंपोनेंट्स बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एनर्जी।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से आउट कर दिया जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, H2O को सेल में कंबाइन कर लिया जाएगा और एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करके बॉडी में यूज़ कर लिया जाएगा। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये सारी चीज़ें बनाता है, जो ये एटमॉस्फेयर में चल जाएगा, सेल में जुड़ जाएगा, ये ATP हो जाएगा, जो एनर्जी हम लोग। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। इसको करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी की क्या है? करेंसी। इसी से शरीर चलता है। जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, सब क्या एनर्जी लगता है, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ATP चाहिए। उसके बाद आता है 1 ATP बराबर 7.3 किलो कैलोरी मोल होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कितना एनर्जी हम लोग को लेना चाहिए एक दिन में। तो 2200 से 2300 किलो कैलोरी 1 डे में लड़का को लेना चाहिए एनर्जी, और लड़की को 2600 से 2700 किलो कैलोरी एनर्जी एक दिन में रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2200 2300 लिए हैं कि नहीं लिए? तो जिससे इसको कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रहता है 1 ग्राम में। तो मान लीजिए आप आधा किलो चावल खाते हैं 500 ग्राम चावल खाते हैं, कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना रहता है? 4.0 किलो कैलोरी रहता है। तो 500 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2000, 500 का 20 किलो कैलोरी। और बहुत सारे प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जरूर जितना रहता है उससे ज़्यादा एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? इंटेक है। इसीलिए क्या आता है? ओबेसिटी आता है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है। पता चल गया आपको कैसे कैलकुलेट करना, कैसे पता चले आप कितना खाएँ कितना नहीं खाएँ। चलिए, उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। भोजन लेने का जो तरीका होता है इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। किसी को बॉडी है, उसको भोजन जो लेने की प्रक्रिया जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। ये 2 तरीके से होता है मेनली, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसका आ गया ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरे पर डिपेंड रहता है क्या हो गया? हेट्रो मतलब डिफरेंट तरीके से भोजन को लेता है, वो क्या हो गया आपको? हेटरोट्रॉफिक हो गया। जैसे एल्गी, प्लांट्स, यूलिना, ये सभी क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, खुद से अपना भोजन को बनाते हैं। एनिमल, फंजाई, पैरासाइट, परजीवी जो होता है दूसरे पर डिपेंड रहता है, अपना से भोजन नहीं बना सकते हैं, दूसरे को भोजन बनाया हुआ को इंटेक करते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक हम जानते हैं, कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना किसी चीज़ को, इसमें भी ब्रेक डाउन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट्स भी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, वो भी उसमें अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालता है। गम, लेटेक्स, वाटर, ये सारी चीज़ क्या होता है? उसका एक्सक्रीटिव मटेरियल, किसका? प्लांट का। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस बाई विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि ये प्रक्रिया है, कोई पेरेंट्स है, उससे क्या होता है? उसका ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन से आपको पता चलेगा, री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब होता है पुनः, फिर से। अब प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पाद। यानी कोई जीव खुद से फिर से अपने जैसे जीवों को, कोई जीव अपने जैसे जीवों को बना देता है, उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहता है। 2 तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें 2 पेरेंट्स रहते हैं, बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट्स रहते हैं, जिसमें 2 पेरेंट्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बाई पेरेंटल कहते हैं। 2 पेरेंट्स हैं, मदर और फादर। असेक्सुअल में एक ही रहता है, एक ही से अपना क्या बनाएगा? अपने जैसे जीवों को बनाते हैं, उसको कहते हैं असेक्सुअल कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना जो होता है ये क्या होता है
किसी भी जीव के अंदर कोई जीवन है उसके अंदर चेतना होगा ही होगा, बिना चेतना का जीवन नहीं है। अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, यानी कोई जैसे कि कोई जीव है, ऐसे कोई व्यक्ति है, अगर आपके अंदर चेतना होगा, आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आग लगा दिया जाए, आग लगा दिया जाए और उसके आपके ऊपर उस पर हैंड रख दिया जाए, हाथ रखा जाए, तो आप तुरंत जब यहाँ से आग गर्म होगा तो आप अपने हैंड को क्या कीजिएगा, अलग कीजिएगा, हटाइएगा। इसका मतलब क्या है, आप जिंदा है, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मुर्दे को जला दीजिए या दफना दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, यानी रिस्पॉन्स नहीं है। यानी कॉन्शियस किसके अंदर होगा, जो लिविंग होगा उसी के अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगा, चेतना होगा। जो लिविंग नहीं होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होगा। देखिए आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये बड़ी अच्छा प्रॉपर्टी है किसी भी, और ये सेल्फ कॉन्शियस खुद से चेतना, और हम लोग के अंदर वो, इंसानों के अंदर वो खुद से जो चेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। टू अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हम लोग अपने इन्वायरमेंट में जान जाते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यानी दिस प्रॉपर्टी प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, और ये वरदान है हम लोगों की, सिर्फ हम ही लोग में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग सभी जीवों से अलग है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक आपका है लाइफ साइकिल। हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए। जो जीवन काल होता है, जीवन काल में जैसे मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवम आया, और दोनों आके मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो अवस्था बनता है, फीटस बनता है। फीटस उसको हम लोग कहते हैं, जब ऑर्गन डेवलप हो जाता है उसको फीटस बोला जाता है। जब जन्म ले लेता है उसको हम लोग बेबी बोलिए, जब बेबी बोलिए किसी बच्चे का जन्म है। जब उसके बाद उसका चाइल्डहुड आता है, बचपना रहता है, उसके बाद प्यूबर्टी आता है। प्यूबर्टी उसको हम लोग कहते हैं जिस स्टेज में वो क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लायक हुए तो उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। उसके बाद आदमी एडल्ट होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसके बाद ओल्ड एज आता है, उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाता है। यानी कि यही आपका क्या है, बर्थ से लेकर डेथ, यही क्या आपका लाइफ साइकिल है, जीवन काल है। इसी में दुनिया में लोग आते हैं और इसी प्रोसेस होके चले भी जाते हैं। यानी कि देखिए जीवन, देख रहे हैं जीवन का शुरुआत कैसे हुआ और कैसे ख़त्म हो जा रहा है, इसी क्या होता है आपका जीवन काल। हम उम्मीद करते हैं आपको बायोलॉजी का बेसिक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक दो बार उसको देखिए वीडियो को, आपको सभी चीज़ की